अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा ये सेशन जो है इसमें हम असेसमेंट मेथड्स एंड अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन पर बात करेंगे। अच्छा, पहले कुछ 2-3 हफ्ते में हमारी सेशन नहीं हुई थी और उसमें कुछ मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी और हमारे साथ साथ 1-2 हफ्ते हमारी जो है पीजीडी की एग्जाम भी थी, फाइनल टर्म्स। उसकी वजह से हम जो है सेशन जो है नहीं ले सके, लेकिन इंशाल्लाह उसकी कोशिश करेंगे कि आने वाले 2-3 जो हमारे वीकेंड्स है उसमें हम मुसलसल क्लास लेंगे और फिर उसके बाद जो है रूटीन की तरह हम अल्टरनेट वीकेंड पे अपना एक सेशंस ले लेंगे। इस सेशन में हम कोशिश करेंगे कि 2 या 3 सेशन लेक्चर्स लें और इसी में इसी एक पूरी एक जो 3 लेक्चर्स में कोशिश करेंगे कि हमारी ये टारगेट होगी कि हम असेसमेंट मेथड जो है ये इन द अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन जो है ये हम कवर कर सकें। अच्छा, असेसमेंट मेथड जो है मेडिकल एजुकेशन मीन हेल्थ साइंसेस में हम आगे जाके फिर जो है 2 कंडीशंस या वी कैन से दैट कि हम 2 प्लेटफ़ॉर्म एंड 2 सेटअप पर डिस्कस करेंगे कि एक असेसमेंट मेथड ड्यूरिंग द क्लासरूम बीइंग टीचर जो है कि जब हम कोई लेक्चर डिलीवर करते हैं तो ड्यूरिंग द क्लासरूम हाउ वी कैन असिस्ट आवर स्टूडेंट्स, उस पर उसके डिफरेंट जो तरीके हैं उस पर बात करेंगे और कुछ ऐसे असेसमेंट मेथड्स होंगे जिससे हम प्रैक्टिकली यानी हम स्टूडेंट जब प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन पर आ जाते हैं तो किस तरह जो है फिर हम उसकी असेसमेंट करते हैं। तो ये और इसकी बेस पर फिर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारा उसमें हम टीचिंग स्ट्रेटजीज पर बात करेंगे, वो भी इसी फॉर्मेट में डिवाइड हम करेंगे कि अब व्हाट आर द डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज व्हिच आर इन द क्लासरूम कि व्हेन वी हम जब क्लास में स्टूडेंट्स बैठे होते हैं और हम तरीका जो है कोई भी तरीका उसमें तो कौन-कौन से तरीके हैं और इसी तरह जो है अगर स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल्स डेमोंस्ट्रेशन पे आ जाती हैं, पेशेंट के साथ उनकी डीलिंग आ जाती है, तो फिर हम उसकी कॉम्पिटेंसीज़ किस तरह चेक करेंगे या किस तरह उसको हम पढ़ाएँगे। तो ये अगर हम टीचिंग स्ट्रेटजीज़ की बात करें तो भी हम दोनों फॉर्मेट ब बात करते हैं और जो हम उस पर बात करें कि अ, हम डेमोंस्ट्रेशन पे करेंगे तो भी दोनों आ सकते हैं कि टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड डेमोंस्ट्रेशन किस तरह हम डेमोंस्ट्रेट करेंगे और फिर हम उसकी प्रैक्टिकल स्किल्स जो है प्रैक्टिकल कॉम्पिटेंसीज जो है या क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी किस तरह हम असेस कर सकेंगे। तो आज हम एक जनरल सी बात करेंगे कि डिफरेंट क्वेश्चंस के बारे में हमारी यहाँ डिस्कशन होगी कि कौन-कौन सी जो है क्वेश्चन टाइप्स असेसमेंट मेथड्स हैं एंड बोथ लेवल at the classroom level as well as at the demonstration at the clinical level. सो हमारी इस पूरी लेक्चर्स को यही ऑब्जेक्टिव हमारे जो हमने डिस्कस भी किया कि हम वी विल डिस्क्राइब वेरियस असेसमेंट मेथड्स टू असेस द नॉलेज of undergraduate students of health sciences, and then we will describe various assessment methods to assess the practical skills of the undergraduate students of health sciences. सो ये जो नॉलेज है दिस इज एक्चुअली द कॉग्निटिव डोमेन, ये हम किस तरह से करते हैं और प्रैक्टिकल स्किल्स दिस इज द साइकोमोटर डोमेन जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी हम उसके लेवल्स डिस्कस कर चुके हैं। तो उसकी स्किल्स जो कॉम्पिटेंसीज हम किस तरह चीज करेंगे तो इसमें स्पेसिफिकली 2 ऐसे सेशंस होंगे सर्टेन मेथड्स जिस पर हम थोड़ी सी ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। ज्यादा डिटेल में उस पर हम अलग से एक सेशन लेंगे, एक उसमें से नॉलेज से भी हम एक ले लेंगे और एक हम लेंगे प्रैक्टिकल स्किल से। तो ये इस सेशन में हम तमाम असेसमेंट मेथड्स पर बात करेंगे जनरली, लेकिन इसमें से एक जो एमसीक्यूज है उस पर हम डिटेल से फिर नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे और फिर जो प्रैक्टिकल स्किल्स में से ऑसपीस जो है इस पर हम डिटेल से बाद में बात करेंगे। अब why we will just focus and more detail on these two topics, the reason is कि जितने भी हम आजकल की जो एजुकेशन है मोस्टली उसमें ये 2 फॉर्मेट बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड द प्रैक्टिकल स्किल्स को असेस करने के लिए आस्क भी जो है आस्क भी एंड आस्क की ये बहुत ज़्यादा जो है
وہ اس کی فالو کیا جاتا ہے. انشاءاللہ اس کی گائیڈ لائنس پر بات کریں گے, اس کی کنسٹرکشن پر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. یہاں پر ہم اس کو جنرلی جتنے بھی ہیں ان پریکٹس میں, ان ایویڈنس, ان دا لٹریچر میں جتنے بھی ہیں اس پر ہم بات کریں گے. سب سے پہلے جو ہے بیفور گوئنگ ٹو دا اسیسمنٹ میتھڈز, ہم ایک کنسیپٹ پر بات کریں گے وچ از دا, اس کو میلر پرزم بھی کہتے ہیں, اس کو میلر پیرامڈ بھی کہتے ہیں, اور اس میں کی جو ہے اس میں اس کی کیا امپورٹنس ہے. جب 1990 میں جارج ملر جو ہے انہوں نے ایک آرٹیکل پبلش کیا, اور اپنے اس آرٹیکل میں انہوں نے لکھا کہ ہماری جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں ایکچولی ان کی جو اسسمنٹ ہوتی ہے موسٹلی ان کی نالج کی اسسمنٹ ہوتی ہے. زیادہ تر جتنے بھی اسسمنٹ میتھڈز ہیں ان تمام کا مین فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہماری اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی کگنیٹو لیول کیا ہے, یعنی وہ کتنا جانتے ہیں, ان کی نالج جو ہے یہ ان کی اسیس کیا جاتا ہے. ان کی پریکٹیکل سکل جو ہے یہ اتنی اسیس نہیں کی جاتی. تو اس لیے انہوں نے ایک کنسپٹ ڈیولپ کیا, انہوں نے انٹروڈیوس کیا, اور اس کو انہوں نے دا میلر پرزم آف کلینکل کمپیٹنس کا نام دیا, جو آج کل جو ہے شارٹلی جو ہے میلر پیرامڈس کے نام سے جانا جاتا ہے. میلر پیرامڈ جو ہے یہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ نہ صرف جو ہے یعنی اسٹوڈنٹ اس پہ اسیس ہوتا ہے, بلکہ یہ جو ہے ورک پلیس پہ جو ہے بھی اسیس کیا جاتا ہے. اور میلر نے جو ہے اس پوری اسسمنٹ میتھڈ کو انہوں نے 4 ہیرارکیل ڈویژن میں انہوں نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے. انہوں نے جو پہلا پیرامڈ کے باٹم میں جو انہوں نے اس کو نالج رکھا, اور پھر ٹاپ جو ہائی لیول پر انہوں نے ایکشن کو رکھا. یعنی اس نے کہا کہ اگر جتنے بھی اسٹوڈنٹ جو ہیں یہ جب بیسکلی انٹر ہو جاتے ہیں انٹو پریکٹیکل ایجوکیشن, ہم ایگزامپل لیں گے نرسنگ کا بی ایس این ہے, یا بی ڈی ایس ہے, یا ایم بی بی ایس یا ڈی پی ٹی ہے, تو انیشیلی ان کو ہم زیادہ تر ان کی نالج جو ہے ان کو بیسک ایجوکیشن دے رہتے ہیں, اور جیسی جیسی ہم آگے چلتے ہیں تو کلینکل سکلز اور اس پر زیادہ فوکس ہوتا ہے. دیٹس وائی ان کی اسسمنٹ بھی اس طرح ہونی چاہیے کہ اگر وہ انیشیل بیسک یا پہلے انیشیل ایئرز میں ہے تو زیادہ تر جو ہے ان کی بیسک یعنی نالج اسیس کیا جائے, اینڈ بہت کم جو ہے اس کی پریکٹیکل سکلز جو ہے وہ پرکھا جائے, اس کے اسیس کیا جائے. لیکن جیسی جیسی ہی اس کی اینڈ تک ان کی جو ایجوکیشن جاتی ہیں تو فوکس زیادہ جو ہے پریکٹیکل سکل پر ہونی چاہیے, ایکشن پر ہونی چاہیے, اس کی جو کمپیٹنسیز اس پر ہونی چاہیے, اینڈ لیس آن دا نالج جو ہے ان کے کگنیٹو لیول ہے. تو اس نے جو پیرامڈ ہے یا اسسمنٹ ہے اس کو 4 ہیرارکیل ڈویژنز میں انہوں نے ڈیوائڈ کیا, اور آج کل ایک نیا جو اس کا ماڈرن میلر پیرامڈ ہے اس میں اس نے 9 سے بھی نیچے جو ہے 2 ایڈ کی ہیں, جس میں جو سیکنڈ ون ہے دس از دا نوز اباؤٹ, ایک جو ہیڈ اباؤٹ کیا, جانتا تو نہیں ہوں لیکن کچھ سنا ہے اس کے بارے میں, یا اس کے بارے میں تھوڑا بہت جانتا ہوں, باقی اس کی جانکاری اتنی نہیں ہے. لیکن وہ خیر ہم ڈسکس نہیں کریں گے, نہ اس پہ کلاس روم میں ہم اس کی کوئی جو ہے اسسمنٹ کرتے ہیں, کیونکہ اس کی اتنی جو سگنیفیکنس اس جو ہمارے اسکوپ ہے, ہمارے ٹاپک ہے, جو سینیریو ہے اس میں ان کی نہیں ہے. جو میلر پیرامڈ نے وہی بلوم ٹیکسانومی کو کے بیس پر یہ اسسمنٹ پیرامڈ بنایا, اور اس نے کہا کہ جو نالج کے ڈفرنٹ کاگنیٹو لیول کی جو ڈفرنٹ لیولز ہوتے ہیں, جو سائیکوموٹر کے ڈفرنٹ لیولز ہوتے ہیں, ایٹیچیوڈ کے ڈفرنٹ لیولز ہوتے ہیں, تو ان تمام کو جو ہے ہم اس کی لیول کے مطابق جو اسیس کرنا چاہیے. پہلے 2 جو تھے یہ ان کی کاگنیٹو لیول کو اسیس کرنے کی لیے تھی, اور جو اوپر 2 جو اس پیرامڈ میں 2 ہیں دیٹ واز اباؤٹ دا سائیکوموٹر ایز ویل ایز ان کی جو بیہیویئر ہے اسی کی ریلیٹڈ جو ہے اسسمنٹ. جیسی ہی میلر پیرامڈ میں باٹم سے ایک بندہ اوپر کی طرف اسسمنٹ جاتی ہیں تو اس کی اتنی ہی جو ہے in that field, یا we can say that اس ایجوکیشن میں اس کی سینیارٹی آتی ہے, اس کی اتنی جو ایکسپرٹائز آتی ہے, اتنی اس کی جو ہے اس میں
کمپٹنسی بڑھتی ہے, اس کی پریکٹیکلز ہینڈز آن جو اس میں وہ کانفیڈنس آ جاتی ہے. تو پہلے جو دو تھے کگنیٹو کی, دیٹ واز دا نوز and knows how, which is actually somehow the explanation of what they know. And then after all, this is the two which are on the top, there were the shows and then the does. جو knows ہے, this simply, this is what you know, what is the definition, can you classify, what is the different types, what are the etiology. So these are just the gathering of the different facts related to a specific topic. اور اس کی جو assessments mostly جو ہے کی جاتی ہیں, this is through the MCQs یا ٹرو فالس سے یا میچنگ کالم میچنگ سے. لیکن یہاں پہ پاکستان میں زیادہ تر جو ہیلتھ سائنسز میں ہم دیکھیں تو وہاں پر موسٹلی جو ہے یہ ایم سی کیوز میں ہی اس کی اسسمنٹ کی جاتی ہے. جو knows how ہے, which is actually the elaboration of what they know, which is actually the comprehension of what they know, the understanding of what they know. So یہ جو انٹرپریٹیشن ہے, جو اپلیکیشن آف نالج ہے, اس کو جو اسس کیا جاتا ہے ڈفرینٹ میتھڈز میں. So they are the case presentations, the essays, the extended matching type MCQs. Now یہ جو دو MCQs ہے, one is simple true false MCQs, the other is the extended matching type MCQs. اس کے بارے میں ہم آگے جو ہے ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے. آگے جو اس کی شوز اور ڈز ہے, اس کی جو شوز ہے that is being in the clinical room, in the classroom, in the lab, یعنی کول انوائرمنٹ میں. یہاں وی کین سے دیٹ کہ یہاں پر کنٹرول انوائرمنٹ میں یہ چیک کیا جاتا ہے. the dealing is not with real patient, یہ سیمولیشن ہوتی ہے, مین اس میں ماڈلز ہوتے ہیں, ڈمی پیشنٹ ہوتے ہیں, کوئی اس طرح کی ہاسپٹل نہیں ہوتا کہ جس میں ریئل ٹائم پیشنٹ ہوتے ہیں. تو یہ چونکہ وہ اس میں غلطی ہو سکتی ہے, اس میں still they are in the growing stage, still they are in the learning stage, still they are not master. So that's why ان کی جو ہم کرتے ہیں پھر اسسمنٹ ڈیورنگ دا لرننگ the practical, that is actually the simulation of the skills. اور یہ ہمارا مین جو practical skills assessment یہ ڈسکس کریں ڈیٹیل میں کہ what is the ASCII اور what is the ASPE. پھر اس میں ایک جو لاسٹ ون ہے, یہ وہ ہے کہ when the students they ان کی جیسے فار ایگزامپل میڈیکل میں آپ پہلے جب وہ ہاؤس جاب شروع کر دیتے ہیں, ہاؤس آفیسر بن جاتے ہیں, یا ڈی پی ٹی میں کر لے کے آپ ڈی پی ٹی جب وہ اپنے ہاؤس جاب شروع کر دے اس کو ریب آفیسر کہا جاتا ہے. اس طرح پی ڈی ایس والے جو ہے وہ جا کے ہاؤس جاب کر لیتے ہیں. تو یہ ان کا پھر جو ڈیلنگ ہوتا ہے یہ ریئل پیشنٹ سے ہوتا ہے. وہاں پر ان کی پرفارمنس جو ہے یہ پریکٹس میں آ جاتی ہیں اور ان کی جو اسسمنٹ پھر کی جاتی ہیں ڈفرینٹ. تو دس از دا ورک پلیس بیس اسسمنٹ اینڈ دا ڈائریکٹ آبزرویشن. اچھا, ورک پلیس بیس اسسمنٹ پر انشاءاللہ ہماری ایک الگ سیشن ہوگی, لیکن اس سے زیادہ تر اسٹوڈنٹس پر نہیں ہوتا کیونکہ نام سے ظاہر ہے کہ ورک پلیس. تو if you are superior in a team, and then how you will assess the different competencies of your team جو آپ جس کو آپ سپروائز کر رہے ہیں. suppose you are the working in a hospital اور کچھ ہاؤس آفیسرز ہیں ان کو, تو ان کو آپ کس طرح جو ہے ان کی اسسمنٹ کس طرح ہوگی. تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم ڈسکشن کریں گے ان دا ورک پلیس بیس اسسمنٹ میں. تو یہاں سے ہم جنرل ڈسکشن کریں گے آگے جا کے, اور پھر جو ہے ڈیٹیل جو ہمارے ڈسکشن ہوگی دیٹ وڈ بی آن دا multiple choice question, the anatomy of multiple choice question, then the pathology of the multiple choice question, and then the management and treatment of the multiple choice question. کہ اس میں فلاس کس طرح کے ہو سکتے ہیں اور اس فلاس کو ہم کس طرح صحیح کر سکتے ہیں. ویری کمپریہنسو طریقے سے ہم بیان کریں گے کہ ایم سی کیوز بناتے کس طرح, صحیح ایم سی کیوز کیا ہوتے ہیں اور غلط ایم سی کیوز کیا ہوتے ہیں, اور کون کون سی فلاز جو ہے ہو سکتے ہیں اور کس طرح اس کو ہم بچا سکتے ہیں. اس طرح ہم آسپی میں ڈفرینٹ پروسیجرز ڈسکس کریں گے, اس میں ڈفرینٹ جو اسٹیپس ہے اس پر بات کریں گے, اس میں ڈفرینٹ ڈرا بیکس اینڈ چیلنجز جو ہے اس پر بات کریں گے ڈیٹیل سے, اور پھر اگین سملرلی ان دا ورک پلیس بیس اسسمنٹ. تو یہ جو ہمارے آج سیشن ہے دیٹ از آل اباؤٹ آن دا نوز ہاؤ اینڈ شوز تک ہے. اس میں ہم جو ہے ڈز ڈسکس نہیں کہ بیکاز اٹ از آن دا انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ, سو دیٹس وائی اس میں ڈز جو ہے انوالو نہیں ہے.
हमने स्टार्ट में कहा था कि दिस इज द असेसमेंट मेथड्स इन द अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन। सो वहां पर जो है हम डज को इंक्लूड नहीं करेंगे। सो हमारे जितनी भी आगे आने वाले असेसमेंट मेथड्स हैं, दे विल बी फॉर द चेकिंग द थ्री हायरार्कीज ऑफ द मेलर पिरामिड। दिस इज द नोज, नोज हाउ एंड द शोज। अब हम जो है असेसमेंट ऑफ नॉलेज जो है एक किस तरह कर सकते हैं और इसकी एप्लीकेशन पर उस पर थोड़ी सी हम बात करेंगे। तो द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर द असेसमेंट ऑफ नॉलेज इज द रिटन मेथड। और फिर इसी मेथड्स की सेवरल टाइप्स है, सेवरल जो है उसकी मेथड्स है इस रिटन मेथड के, कि किस तरह हम जो है नॉलेज को असेस कर सकते हैं। इट इज द कंटेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, इट इज द कंटेंट ऑफ द क्वेश्चन दैट डिटरमिन्स व्हाट द क्वेश्चन टेस्ट। It is incorrectly assumed sometimes multiple choice questions are unsuitable for testing the problem solving ability. अगर एमसीक्यूज को सही तरीके से, यानी उसकी जो इनाटमी है उसकी इतनी वो हम उसको थोड़ी सी फोकस करके और सही तरीके से बनाएं, तो उस मल्टीपल चॉइस इज अ वेरी time saving, and it's uniform methods for all, for the checking and for asking about the solution to different problems. अब बाज़ जगहों पर इस पे ड्रॉबैक, उस पर इसकी क्रिटिसिज्म होती है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज नॉट द बेटर वे ऑफ असेसिंग द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स, लेकिन वी विल से एंड दैट दिस इज जस्ट एन assumption. ये तब सही नहीं है इफ देयर आर फ्लॉज इन द एमसीक्यूज। इफ देयर, अगर हम फ्लॉज लेस एमसीक्यूज जो है पेपर में डाल ले, असेसमेंट में डाल ले, टेस्ट में डाल ले, so it is one of the best way to assess the knowledge of our students. So MCQs can test the problem solving ability if they are constructed properly. Certain question format are more suitable than others for asking certain type of question. Um, when explanation is required, an essay question will obviously be more suitable than an MCQ, and when a specific point is the problem, and the question is about a specific point, then obviously the MCQ, the true false, is the best way to ask the question. It means it doesn't mean that MCQ, I said this is the perfect. That depend on the scenario. That depend on the that situation. Every assessment method, every written method is have some advantages, some disadvantages, and there is not a perfect assessment written method which can be used in every situation. A single format is not enough to assess all the aspects of the topic. A variety of formats they are needed, and that is the reason previously when we were students in the health sciences in the DPT, so the KV format was both the MCQs as well as the essay type, short essay questions. But the basic health sciences, the BS programs, the undergraduate programs, as in KPK, all the programs that have been run by and been affiliated with the Khyber Medical University. So their assessment method is purely MCQs. अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिससे हम एमसीक्यूज जो हैं से हल उससे असेस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो है वो उनका असेसमेंट मेथड सिर्फ और सिर्फ जो है ये एमसीक्यूज है जो गलत है। उन्होंने अभी जो है ऑस्पी भी शुरू की है इसी साल से। इससे पहले जो है सिर्फ और सिर्फ जो है टिल द एंड ऑफ देयर एजुकेशन, यानी व्हेन दे आर इन देयर फाइनल ईयर भी जो है फाइनल ईयर में भी, या उनका जो मेडिसिन, सर्जरी, रेडियोलॉजी, या उनकी इस तरह की जो डिफरेंट हम अपनी फील्ड की बात करेंगे जो बायोमैकेनिक्स और एमएसके और मैनुअल थेरेपी जो प्रैक्टिकल एंड क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है, उनमें भी जो है एमसीक्यूज होते हैं। देयर इज नो डेमोन्स्ट्रेशन, देयर इज नो एसपी, देयर इज नो आस्की। सो देयर इज फ्लॉ इन दैट सिस्टम। और अभी जो है ऐसा उन पर जो मेडिकल एजुकेशन वाले हैं, दे आर वर्किंग ऑन दैट, and they are also going to be continued till the other semester as well. अभी इसमें की सिर्फ पहले सेमेस्टर में हुआ है और बाकी में भी ये चेंज लेके आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक सब्जेक्ट में कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहां पर क्वेश्चन टाइप जो हैं दे शुड बी MCQs, but on the other hand there are some other problems which only be
solved and asked and assist through the other types of question like the essay question. So here we will discuss all of them, जो different ऐसे की मुख्तलिफ फॉर्मेट्स है या मल्टीपल चॉइस की मुख्तलिफ फॉर्मेट्स, उन सब पर हम आगे जाके डिटेल से बात करते हैं विद एग्जांपल्स। अच्छा, जो नॉलेज के असेसमेंट के डिफरेंट मेथड जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसके मुख्तलिफ जो मेथड्स है उसमें से लिस्ट ये है। द मोस्ट कॉमनली यूज जो है, दीज आर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन व्हिच इज व्हाट आल्सो नोन एज द ए टाइप क्वेश्चन या ए टाइप एमसीक्यूज। ए टाइप का मतलब ये होता है कि उसमें से देयर विल बी 3 और मोर ऑप्शंस। मोस्ट कॉमनली देयर आर 4, लेकिन बाज़ जगहों पर जो है ये 5 भी हो सकते हैं, ए, बी, सी, डी, ई। और उनमें से एक ऑप्शन जो है ये सही होगा। बाकी जो है, अगर 3 है तो बाकी 2 गलत होंगे, अगर 4 है तो बाकी 3 गलत होंगे, अगर 5 है तो बाकी 4 गलत होंगे। और अगर किसी स्टूडेंट ने उसमें से डबल जो है मार्क किया तो गलत तस्वर किया जाती है, यानी 2 आंसर उसमें से ठीक नहीं हो सकती। सिर्फ एक आंसर जो है ये बेस्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। फिर इसमें से एक उसमें आ जाती है ना, उसको बीसीक्यूज कहा जाता है कि बेस्ट चॉइस क्वेश्चन, दैट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ द एमसीक्यू। बीसीक्यू का मतलब ये होता है कि देयर में भी उसमें से 4 में से एक ऑप्शन गलत हो सकता है, बाकी 3 जो हैं वो तीनों की तीनों जो हैं आंसर सही आते हैं, लेकिन इन तीनों में से वेटेज अगर हम दे दें तो उसमें से एक आंसर ज़्यादा एंड मोर स्पेसिफिकली करेक्ट होता है। तो ज़्यादा वेटेज जिसकी करेक्शन की होती है उसको फिर जो है हमने टिक करना होता है या सही आंसर होता है। सो दिस इज एक्चुअली नोन एज द बेस्ट चॉइस क्वेश्चन, दैट इज सब टाइप ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। One is the another type of the multiple choice question is the R type MCQ, which is also known as the extended matching item, या भी उसको EMI भी कहा जाता है। बाज लिटरेचर में, बाज बुक्स में आपको ये एमक्यू के नाम से भी मिलेंगी, विच इज द एक्सटेंडेड मैचिंग क्वेश्चन, उसके नाम से भी जाने जाते और आपको मिलेंगे। तो ये ईएमआई है या ईएमक्यू है या आर टाइप एमसीक्यू है, इस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे। Another type of question जो असेसमेंट मेथड्स है नॉलेज की, दिस इज द की फीचर्स क्वेश्चन। ये क्या है और इस एग्जांपल के साथ हम आगे डिस्कस करेंगे। देन दिस इज द शॉर्ट आंसर क्वेश्चन व्हिच इज, यहाँ से जो है फिर वो वाले मेथड शुरू हो जाते हैं जिससे आप उनसे कुछ लिखेंगी, यानी उसमें से वो सेंटेंस फॉर्म में उनके कुछ आंसर बनाएंगी या ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। ये जो ऊपर ज्यादातर होते हैं स्पेसिफिकली द बेस्ट ए टाइप एमसीक्यू, द आर टाइप एमसीक्यू एंड द की फीचर एमसीक्यू, मोस्टली जो है ये ज्यादातर जो है, ज्यादातर बल्कि मोस्टली ये दोनों जो है आर टाइप एंड ए टाइप तो कंप्लीटली जो है ये क्लोज एंड होते हैं। फिर नीचे जितने भी ये मॉडिफाइड ऐसे क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है या स्क्रिप्ट कंकॉर्डेंस टेस्ट जो है, ये इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं और इसमें दे हैव द चॉइस टू राइट व्हाट दे नो इन द सेंटेंस फॉर्म। तो फिर एक-एक को ये जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है, मॉडिफाइड ऐसे क्वेश्चन है एंड द स्क्रिप्ट कंकॉर्डेंस टेस्ट व्हिच इज शॉर्टली नोन एज़ द एससीटी, इस पर इंशाल्लाह एग्जांपल के साथ हम आगे डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन व्हिच इज आल्सो नोन एज़ द ए टाइप एमसीक्यू। अच्छा, मल्टीपल चॉइस जो है ये 2 जैसे हमने कहा कि अगर हम ए टाइप की बात करेंगे तो ये भी एमसीक्यू होगी और ये आर टाइप वो भी एमसीक्यू होगी। जो पहला है ए टाइप व्हिच इज वन बेस्ट आंसर, दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्वेश्चन एंड assessment मेथड इन द undergraduate medical education. Nowadays, it is the only method of assessment in assessing the knowledge. There is no R-type questions. There are essay questions in the maybe in the BDS and MBBS, but in the BS paramedics, in the BS nursing, and the DPT, there is the only method of assessment nowadays in the KP. This is only this A-type MCQs. And that's why we will talk in detail about how to construct effective and properly MCQs.
These MCQs they require examiner to select the single best response from three or more options, as we discussed in the previous slide. They are relatively easy to construct and enjoy high reliability per hour of testing, since they can be used to sample a broad content domain. ये उसका एक मेन एडवांटेज है कि इसका जो पर आवर ऑफ टेस्टिंग रिलायबिलिटी ये बहुत हाई है। मतलब इसका ये है कि आपने अक्सर देखा होता है ना कि जब एमसीक्यूज जो होते हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है, तो मोस्टली जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो तमाम वो जो मुकर्रर करदा वक्त होता है उसमें वो अपने एमसीक्यूज सारे हल कर देते हैं। यानी उनकी जो टाइम है ये उनके लिए काफ़ी होता है और बहुत कम ऐसा होता है कि किसी स्टूडेंट से कुछ एमसीक्यूज़ टाइम की वजह से और रह जाते हैं। एक इनको नहीं आती है वो अलग बात है, लेकिन जब उनको आ जाते हैं आते हैं और दे नो द आंसर, सो जो टाइम उनको दिया जाता है वो उसमें सारे एमसीक्यूज़ आसानी के साथ हो सकते हैं। ऑन द अदर हैंड ये अगर हम इसे टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर उसके लिए देखें तो वहां पर फिर ये डिपेंड करता है कि जो स्टूडेंट है हाउ मच दे नो, एंड द मोर दे नो द मोर दे विल राइट, एंड हेंस वहाँ के जो पर आवर ऑफ टेस्टिंग जो उनकी रिलायबिलिटी कम होती है, एंड दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ देम। वाइल इसकी बहुत सारी और भी एडवांटेजेस जो हम साथ साथ जो भी स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे उसमें हम बात करेंगे। MCQs, they are often misconstructed, and that is one of the drawback of these MCQs कि इसकी जो construction है इसी तरीके से नहीं होती। But if constructed well, they can test the application of knowledge and as well as the problem solving skills. If questions are context free, they almost exclusively test factual knowledge, and the thought process involved is very simple. अच्छा ये भी हम डिस्कस करते कि जो ए टाइप एमसीक्यू है या सिंपल इसको एमसीक्यू हम कहें जो हमारे स्टूडेंट असेसमेंट मेथड्स एग्जाम में यूज होते हैं, इसकी टू टाइप्स होते हैं। वन इज नोन एज द कंटेक्स्ट फ्री एमसीक्यूज, द अदर इज नोन एज द कंटेक्स्ट रिच एमसीक्यूज। कंटेक्स्ट फ्री में ये होता है कि जो क्वेश्चन आप करते हैं उससे पहले आप कोई कंटेक्स्ट कोई एक्सप्लेनेशन या कुछ सेंटेंस कुछ इन्फो नहीं देती। जबकि कंटेक्स्ट रिच में क्या होता है कि जो क्वेश्चनिंग सेंटेंस होता है उससे पहले जो है एक पैराग्राफ की सूरत में 2-3 लाइन्स में आप इन्फो दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक क्वेश्चन कर देते हैं, व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी, या व्हाट इज द लार्जेस्ट बोन इन द human body, and there are 4 options. There is no explanation about that what the bone is, what the muscle is, या the muscle strength को हम किस तरह measure कर देते हैं, या what we mean by the strength of the muscle. On the other hand, जो clinical scenarios होते हैं उसमें होता क्या है कि आप जैसे शुरू होते हैं कि a man visited an hospital with that and during the examination it was observed that the patient has that symptoms, and on the reported revealed that there was that was the report. तो ये मुख्तलिफ उसके डायग्नोसिस उस पर सब यानी उसको एक सीरियल दिया जाता है, फिर कहा जाता है कि अब इसके लिए व्हाट इज द एक्चुअल problem with the patient, yeah, what is the proper diagnosis, yeah, what is the best treatment for this patient, yeah, what is the good diagnostic test for this patient. तो ये होता है context rich MCQ when we और ये डिपेंड करता है कि हम पूछना क्या चाहते हैं। इफ वी आर आस्किंग सम सिंपल फैक्ट्स गैदरिंग विच इज एक्चुअली जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे मिलर में नोज, तो वहां पर फिर हम क्या करते हैं, ये कंटेक्स्ट फ्री अगर आप कहें तो अच्छी बात है। बट इफ यू आर आस्किंग क्वेश्चन रिगार्डिंग सम cases regarding some depth and the knows how of the situation, then obviously there should be context rich MCQs. हम दोनों की एग्जांपल यहाँ पर आपको पेश कर रहे हैं कि what we mean by the context free and context rich. यही बात जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि contextualizing the question by including clinical or laboratory scenarios not only conveys authenticity and validity but also is more likely to focus on important information rather than
just that trivia. Trivia simple mean less important information, which is just detail and which is we can say that जिसकी जरूरत न हो उस यानी गैर जरूरी जो एक्सप्लेनेशन है उसके लिए जो सिंपल यूज होती है दैट इज द ट्रिविया. अच्छा, the thought process involved is also more complex, which with candidates make different units of information against each other in making a decision. MCQ don't require expert person and subject specialist to mark the question and hence are less costly. और यही एक वजह है कि क्यों किमयू ने इसको जो है अप्लाई किया है फॉर द असेसमेंट. जब हम इनिशियली टीचिंग हमने स्टार्ट की तो अपनी ही स्टूडेंट्स या जो जितने भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के जब एग्जाम होते थे उसके पेपर जो है हम किमयू चले जाते थे और वहाँ पर हम ऐसे क्वेश्चन जो है ये हम उसको चेक करते थे और जो सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट थे वो जाते थे. यानी मैं नर्सिंग के लिए नहीं जा सकता था, मैं जो है बाकी जो 20 पैरामेडिक्स के लिए नहीं जा सकता था, मैं अपनी ही जो स्टूडेंट्स के पेपर वो जो मैं चेक करता था और उसकी फिर डिफरेंट जो है क्वेश्चंस होते थे और क्वेश्चन जो है उसको केएमयू पर अपनी जो जितने भी ये एग्जामिनर्स थे जो चेकर्स थे उनको उनको पैसे भी देने पड़ते थे और उनको उनको जगह भी मुहैया करनी होती थी और एक बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट से लोग आते थे. तो ये जो है बहुत कॉस्टली भी होता था और इसको मैनेज करना भी मुश्किल होता था. फिर उसके बाद जो है इन द प्रीवियस फ्रॉम द प्रीवियस आई थिंक 4-5 years जो है किमयू ने जो है अंडर ग्रेजुएट लेवल पर सिर्फ एमसीक्यू शुरू किया जिससे फायदा क्या उन्होंने स्कैनिंग करते हैं और उसके लिए कोई भी यानी अगर बीएससी के पेपर्स आते हैं तो जरूरी नहीं है कि नर्सिंग वाला बंदा हो. अगर एमबीबीएस के एमसीक्यू सपोज आते हैं तो जरूरी नहीं है कि बंदा एक मेडिकल डॉक्टर होगा. उसकी 1-2 बंदी ही पूरी जो है एग्जाम के पेपर जो चेक कर सकती है. उनकी मशीन चेकिंग है, स्कैनिंग है, उसकी कोई जो है एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा लोगों की ज़रूरत नहीं है, उनको पैसे भी नहीं देने पड़ते, मशीन जो है चेक करते हैं और ज़्यादातर एरर फ्री भी होते हैं उसमें, क्योंकि इसमें जो ह्यूमन एरर की चांस होती है, मशीन में उस एरर की बहुत कम होती है. तो यही एक वजह है कि किमयू ने जो है ये और ये मैं ये नहीं कहता कि दिस इज नॉट द प्रॉपर वे, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होती है. बट कंप्लीटली एमसीक्यूज नहीं होनी चाहिए. बेशक इट शुड बी मे बी द 70% ऑफ द पेपर दैट मे बी द एमसीक्यू, बट at least 25% to 30% of the paper should have some other type of assessment method like the short is a question. Okay, so ये जो one of this is one of the advantage of the MCQs that they don't require the expert person and subject specialist to mark the question or to check the question, and that's why they are most commonly used in different organizations. They also require less time for marking, obviously, and if this is the scanning or machine checking marking, then this is very time effective and time less consuming. Marking through the scanning the papers have reduced the both marking time and as well as the human resource than the cost. This is actually one of the A-type MCQ, and this is the context-rich MCQ. This is amenity, which we can also a scenario or we can call as the STEM. Actually, this is the anatomy of the MCQ. When there is a question and the questioning sentence in the STEM, उससे पहले जो detail होती है, that detail is actually known as the vanity, or that is also known as the scenario or the STEM. For example, if we read this question, a wrestler visited physical therapy clinic with complaint of global shoulder pain. On examination, it was revealed that the pain is activity related, sorry. On objective examination, there was positive irrigation test and pain with laptop test. यहाँ पर स्टूडेंट जैसे इस इन्फो को देख लेता है तो उसको यहाँ से 3 में पॉइंट्स निकालने होंगे. मेन पॉइंट जो यहाँ पर वो निकालेंगे. वन इज कि वो शोल्डर पेन के साथ है, सही. सेकंड एक्टिविटी के साथ है एंड तीसरी पॉइंट की 2 टेस्ट यहाँ पर पॉजिटिव कौन कौन सी, इरिगेशन एंड लेफ्ट टेस्ट. अब इन
मेन पॉइंट इसको बेस बना के क्वेश्चन क्या है, लीडिंग, उसको लीडिंग कहा जाता है कि व्हाट इज द पॉसिबल एटियोलॉजी, and there are options subluxing the long head of the bicep with partial subscapular tear, the slap lesion, which is actually the superior labrum tear at the interior posterior lesion, anterior instability, and the infraspinatus tear. And the correct option is the end, and the remaining B, C, and D, they are the wrong options. अब इस एमसीक्यू में गलती क्या है, यहाँ पर गलती क्या है, मतलब गलती इस तरह नहीं कि गलत लिखा गया है, सही लिखा गया है, लेकिन इसमें एक फ्ला है, हम कह सकते हैं कि जिससे जो है इफेक्टिव एमसीक्यू नहीं है। और जब हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे तो ये आपको फिर क्लियर हो जाएगा कि यहाँ इसकी जो विनिटी है, जो लीड इन है, या इसके ऑप्शन जो डिस्ट्रैक्टर्स है, या जो ऑप्शन करेक्ट आंसर है, उसका पे ये गलती हो गई है। अच्छा, यहाँ पर जो गलत ऑप्शंस होते हैं ना एमसीक्यू, उसको डिस्ट्रैक्टर कहा जाता है, और जो करेक्ट उसको की ऑप्शन कहा जाता है। सो दिस इज एक्चुअली द एनाटॉमी व्हिच इज द स्टेम or the vanity scenario, the lead in, and then the options including the key and distractors. This is an example of the context-free mechanism of the posterior shoulder dislocation is. This is the abduction and internal rotation. This is the elevation and external rotation, elevation and internal rotation, and the abduction and external rotation. There is no explanation and no context before the lead-in, so that is known as the context-free. Another question, a patient lying in supine on the treatment bed, so their scapula is stabilized with the arm by the side. You then take the glenohumeral joint into 10-degree extension, apply external rotation to the end of branch. At that point, move the shoulder into 45 degree of abduction, and then apply an anterior medial gliding. ये हमारी जो बायोमैकेनिक्स जो है उसकी एक क्वेश्चन है कि किस तरह जो है ये एक सिनेरियो बैंक की प्रोसीजर बैंक की है, एक लेगेमेंट को किस तरह हम असेस करते हैं, शोल्डर की लेगेमेंट्स को। तो उसमें अगर आप देखिए पूरी प्रोसीजर जो है बयान की गई है, और एट द एंड इसी प्रोसीजर के बेस पर क्वेश्चन है कि दिस प्रोसीजर इज रिगार्डिंग द असेसमेंट ऑफ व्हिच लिगामेंट ऑफ द शोल्डर, इट इज द सुपीरियर glenohumeral ligament, is the coracohumeral ligament, is the middle glenohumeral ligament, or is the inferior glenohumeral ligament. So when we are asking such question and you just ask context free that what is the correct procedure for assessing that superior glenohumeral ligament, suppose सो पे डिस्ट्रैक्टर्स या नीचे ऑप्शन में बहुत लंबे लंबे दस्ताने हम देंगे जो विच इज नॉट ए प्रॉपर एमसीक्यू। उसका तरीका ये है कि आप एक प्रोसीजर दे दें और फिर उस प्रोसीजर के बारे में क्वेश्चन करें कि ये कौन सी लिगामेंट के लिए यूज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन में आप एक पूरी एग्जामिनेशन प्रोसीजर दें और फिर देखिए कि ये जो प्रोसीजर बयान की गई है ये कौन सी कंडीशन की डायग्नोसिस में यूजफुल हो सकती है। इस तरह की जो है उसमें फिर कंटेक्स्ट जो है, एंड दैट्स व्हाई जो assumption है कि एमसीक्यू जो है दे आर नॉट यूजफुल फॉर द प्रॉब्लम्स सॉल्विंग क्वेश्चंस, देन तो यो गलत है। वो सही जब है कि हमारी जो एमसीक्यू सही तरीके से बने ना हो, बट इफ दे आर constructed in a proper way, then they are the one of the best option for assessing the knowledge of our students. Now come towards the next one, which is the multiple choice question, or we can also call as the R-type extended matching question or the extended matching item. So one approach to context-rich question is extended matching question or extending matching item, and this is the difference between the A-type and the R-type. That A-type may be context-free or the context-rich, while the R-type extended, yeah, the EMQ or the EMI, they R-type, they are always the context-rich question or the context-rich MCQ. EMI or EMQ, they are organized into sets of short clinical unities or scenarios that use one list of options that are aimed at one aspect. For example, all diagnosis, all the body investigation, etc. And these options can range from 5 to 26, unlike the A-type MCQ, in which the options are mostly 3, 4, or 5, and very rarely, they are more than 5. Some options may apply to more than one unity, while others may not apply at all.
A well-constructed extended matching set includes 4 components. This is actually the anatomy of the R-type MCQ. As we discussed in the previous slide, that what is the anatomy of the A-type? So there will be a stem, then there will be a lead-in, and there will be distractors and one key. The anatomy of the R-type MCQ, that is made of the theme, then the option list, the leading statement, and at least 2 item stems. एग्जाम्पल दे लेते हैं अभी आगे कि व्हाट हाँ किस तरह जो है ये आर टाइप एमसीक्यू हो सकती है. Like the MCQ that don't require expert person and subject specialists to mark the question and hence are less costly. They also require less time and marking. This is one of the example of the R type question. There will be directions that each set of matching question in this section consists of a list of lettered options, some which may be in figures allowed by several numerator for each number. These are the options direction for the solving this question. And then there are options articular cartilage, endosteum, that is the epiphyseal plate, the epiphysis, the medullary cavity, periosteal bone color, and then periosteal and periospication and vascular osteogenic. But these are almost 9 or 10 options and from A to I. And for each description involve won't select most likely anatomic structure. अब वहां पर अगर आप देखिए the questions there are only 2 that the mitosis in this structure are responsible for the longitudinal growth bone. Now the student have to check those options from A to I which are matching, which are correct for this initial question in the mitosis in the structures are responsible. So which structures are from the above list they are responsible for the longitude of the growth bone. Similarly, another question is that these structures contain a secondary center of ossification during the bone development. Which structure is from the above? So if we check these, there are more than 5 or 6, which are less likely they are more than 5 in the A type. So these are known as the extended matching question. The key feature questions that will be discussed in the next lecture. So we are going to summarize this session. In this session, we just discussed the objective of today's lecture, that we will discuss the various assessment method for assessing the knowledge of our undergraduate students as well as the practical skills of our students in different disciplines of the health sciences. Here we discuss some a brief detail of the major prism of clinical competence, the major pyramids. Then we discuss the different methods, just list them, what different methods there can be used for assessing the knowledge of undergraduate students of the medical sciences. Then we discuss and with examples at what we mean by the A-type question, and what we mean by the context-free and context-rich A-type question. And then we discuss the R-type extended matching item, and we have discussed the example that what are the different anatomy of these both questions along with examples.